Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with a piece of literature that is a famous poem by a famous poet William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा अंग्रेजी का कोई भी प्रेमी नहीं होगा जो नहीं जानता। क्यों कि जिस तरह से आप सिनेमा की दुनिया में अमिताभ बच्चन को पहचानते हैं, क्रिकेट की दुनिया में धोनी को जानते होंगे, तेंदुलकर को जानते होंगे, उसी तरह से अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में विलियम शेक्सपियर भी एक चैंपियन है और इस चैंपियन को साहित्य की दुनिया में जानना बड़ा ही ज़रूरी है। आप अगर ये शेक्सपियर के बारे में न जाने तो इसका मतलब आप अंग्रेजी नहीं जानते। दूसरी बात, इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी यूनिवर्सैलिटी, ये युग विख्यात है और सभी विद्वान एक मत हैं इस बारे में कि शेक्सपियर वॉज नॉट ए पोएट ऑफ हिज ओन एज बट ऑफ ऑल एजेस, कि हर युग में शेक्सपियर को पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाता रहा है, पढ़ा जाता रहेगा। इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि एक बार इंग्लैंड में एक किसान को पूछा गया कि यू आर गिवन टू चॉइसेस, आइदर टू चूज द इंडियन एम्पायर एंड शेक्सपियर, आप चुनिए कि आपको भारत का पूरा साम्राज्य दे दिया जाए या फिर आपको शेक्सपियर दिया जाए। तो जानते हैं उस फार्मर ने क्या जवाब दिया, उस किसान ने, आइदर दिस एम्पायर और दैट एम्पायर बट आई वांट शेक्सपियर, मतलब कि चाहे ये साम्राज्य हो या वो साम्राज्य, हमें तो सिर्फ शेक्सपियर चाहिए। यानी कि शेक्सपियर वॉज सो पॉपुलर इन हिज ओन कंट्री एंड द वर्ल्ड एज वेल, इसलिए शेक्सपियर को सब जानना चाहते हैं। और अगर कहें तो शेक्सपियर वो शख्सियत का नाम है जिसकी वजह से आज साहित्य की दुनिया रोशन है। हम साहित्य के हिंदी साहित्य के प्रेमी हो सकते हैं, बांग्ला साहित्य के हो सकते हैं, उर्दू साहित्य के हो सकते हैं, लेकिन जो भी साहित्य के प्रेमी होंगे वो शेक्सपियर को जरूर जानते होंगे, चाहे किसी भाषा के साहित्य के प्रेमी हों, और एक बार वो जीवन में जरूर शेक्सपियर को जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक मेरे साथ वाकया था। व्हेन आई वाज सिंपली द स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं जब एमए की पढ़ाई कर रहा था तो एक जेंटलमैन, ओल्ड एज के आदमी मेरे पास आकर के बैठ गए। वो देखे कि मैं बड़ा पढ़ाई में डूबा हुआ था। वो बूढ़ा जो था बड़ा चिड़चिड़ा बूढ़ा था, हम उनको पहचानते थे, उनके सामने जो भी जाता था तो वो डांट के बात करता था। फिर उसके मन में क्या आया कि वो आकर के मेरे बगल में बैठ गए और पूछे कि मुन्ना क्या पढ़ते हो। तो मैंने बताया एमए में पढ़ता हूँ। एमए में कौन से सब्जेक्ट से हो? हमने बताया इंग्लिश लिटरेचर से हूँ। ओह, इंग्लिश लिटरेचर, वाओ, दैट्स ए ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। You know the world of Shakespeare. You read Shakespeare, you read Wordsworth, Milton, Keats. तो आप ये सब चीज़ पढ़ते हो। अब तो बूढ़ा तो लगा अंग्रेजी बोलने के लिए और बड़ा खुश हुआ। एंड लेटर ऑन ही टोल्ड मी, बाद में उन्होंने मुझे बताया कि माई सन इज़ इन लंदन एंड माई अनदर सन इज़ इन अमेरिका। वो बूढ़ा जो था वो मिडिल स्कूल का हेड मास्टर था और वो अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। उन्होंने मुझे बताया कि इनफैक्ट आई एम वेरी डिजायरस, वेरी विलिंग टू सी द लैंड ऑफ शेक्सपियर। मैं वो शेक्सपियर की धरती को एक बार देखना चाहता हूँ कि वो कैसे, कितना फर्टाइल लैंड था वो, जिसने शेक्सपियर जैसे महान विभूति को पैदा किया। तो चलिए इस महान शख्सियत का परिचय मैं थोड़ा आपको बता दूं, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो चलिए, इसको बार्ड ऑफ एवेन भी कहते हैं। हम बार्ड ऑफ एवेन का मतलब होता है कि
ये एवन उसका जन्म का स्थान था। आप देखिए, बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एवन एक नदी का नाम है और उस जगह पर स्ट्रेटफोर्ड बिल्डिंग्स में, या वो एक कॉलोनी था जिसमें वो रहते थे, तो वो एवन पर कहा जाता है। तो इसलिए पूरा कहा जाता है कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो इसीलिए वहाँ का कवि या गीत गाने वाला उसको कहते हैं बार्ड, सिंगर को कहते हैं। तो इसको शेक्सपियर को ये इस नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए अब इसके बारे में जानें कि इनका जन्म कब हुआ था। 23 अप्रैल 1564। याद रखिएगा कि ये 23 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है पता, लेकिन माना जाता है, ज़्यादा तो लोग ये मान गए हैं कि ये 23 अप्रैल 1964 को इनका जन्म हुआ था, क्योंकि उस समय तो वो उतने विख्यात नहीं थे। और इनका डेथ लेकिन सबको मालूम है कि वही 23 अप्रैल लेकिन 1616 में हुआ था, एट द एज ऑफ 52। 52 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आदमी 52 साल में इतना वर्ल्ड फेमस हुआ। अगर वो आज की तरह 70-80 वर्ष अगर जीते, 100 वर्ष जीते, तो फिर दुनिया को कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। ये एनी हैथवे का, उसकी प्रेमिका थी जो जिससे वो शादी किया था, और ये 8 साल उनसे उम्र में बड़ी थी। उनसे उनको बच्चे थे, सुसैना, हेमनेट और जूडिथ, 3 बच्चे थे। उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था और माता का नाम मैरी आर्डन था, और वो दुनिया में विख्यात हुए एक प्लेराइट के रूप में, कवि के रूप में और एक्टर के रूप में। कहा जाता है कि वो पहले एक्टिंग करते थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो अस्तबल में घोड़ों का ख्याल रखते थे। जो कलाकार उसमें वो थिएटर में काम करने आते थे, तो उसी में वो कुछ एक तरह से हेल्पर के रूप में थे, घोड़ों का ख्याल रखते थे या पर्दा उर्दा खींचते थे या फिर और मैनुअल वर्क करते थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये आदमी एक्टर भी हो गया था, और इसलिए वो नाटक के सभी मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझता था। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये किस दौर का आदमी था। इंग्लिश रिनाशा। रिनाशा का मतलब होता है पुनर्जागरण। ये मैं बता दूं कि 14th सेंचुरी इटली में ये वेव चली थी, एक लहर चली थी पुनर्जागरण का। ये रिनाशा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और रिनाशा का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ज्ञान का एक पुनर्जागरण हुआ था जो इटली में हुआ था, और लगभग 200 वर्षों के बाद इंग्लैंड पहुंचा है, क्योंकि उस समय संचार माध्यम बड़ा कमजोर था। तो इंग्लैंड आते आते इनको 200 वर्ष लगे, और इंग्लैंड जब आया तो लोगों को ज्ञान होने लगा। ये 16वीं-17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अभी हाल में ही मैं कल एक पोस्ट पढ़ा सोशल मीडिया पर। एक जेंटलमैन ने बताया कि रिनाशा आने के बाद ये 1616 का जो इनका डेथ का पीरियड है, वो पीरियड कहलाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी, ब्रिटिश अम्पायर। तो इसके पहले इंग्लैंड बहुत ही बैकवर्ड कंट्री था। जब से वो भारत आया उसके बाद उसका धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ता चला गया, और वो मेराइन पावर में वो थोड़ा रिच था, और ज़्यादा उसका सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। लेकिन जब वो भारत आया तो भारत में वो गीता, रामायण, रिलीजियस स्क्रिप्चर, वेद, उपनिषद, ये सब को देखा, और यहाँ से उसको उठा के ले गए। यहाँ तो एक तो मुगलों ने एक बड़ा गजब साजिश किया। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला हुआ करता था, इन सब चीज़ों को बहुत डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद कुछ तो बड़े बड़े लाइब्रेरीज को जला दिया गया, जिसमें कि वेद पुराण जो भारत के थे वो सबको जला दिया गया था।
क्योंकि लोग जानते थे, दुनिया के लोग धीरे धीरे जान गए थे कि भारत में बहुत जीनियस पावर सब है, और इसका शिक्षा और इसका ज्ञान जो है बहुत अधिक है, और इसका माध्यम है उनकी किताबें। इसलिए कहा जाता है कि किसी देश की सभ्यता को नष्ट करना हो तो उसका साहित्य नष्ट कर दो। साहित्य नष्ट किया वो देश बर्बाद हो जाएगा। तो यही सोच करके उसको नष्ट कर दिया गया, किसी विद्वान ने कह दिया था। और एक बात और भी कही जाती है कि मेराइन पावर में जो रिच होगा वही दुनिया पर राज करेगा, जैसे इंग्लैंड ने किया था। और आज भी आप देखते होंगे कि रूस और अमेरिका में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। हिंद महासागर में अमेरिका कभी अपना शिप भेजता है तो उधर से रूस भेज देता है। अभी चीन के बगल में ताइवान में भी दोनों कंट्री ये पावर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ताकि वो दुनिया में राज कर सके। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें चलती रहती है, सुपर पावर होने का जो होड़ है वो चलता रहता है। तो उसी दौर में जन्म हुआ था किसका? विलियम शेक्सपियर का। और रेनेसां के आने से उनकी रचनाओं में आप रेनेसां की झलक देखेंगे। एक तो ट्रेडिशनल व्यूज था जो कि पुराने विचार थे, उसमें एक न्यू लर्निंग का भी सोच था। वैसे मिल्टन से शुरू होता है ये, लेकिन ये दौर था वो शेक्सपियर का भी। आगे देखते हैं कि प्लेज नाटक लिखा गया था 36 शेक्सपियर के द्वारा। और सोनेट, इसको स्मॉल पोएम कहते हैं, ये सोनेट के बारे में भी बता दें थोड़ी सी कि ये सोनेट जो है 14 लाइन की 14 पंक्तियों की एक छोटी कविता होती है। ये असल में इटली में शुरू हुआ था, और यहाँ जब आया तो इटली में इटालियन सोनेट 14 लाइन 2 भागों में विभक्त था। एक था 8 लाइन में, एक था 6 लाइन में। 8 लाइन वाले को ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन वाले को सेस्टेट कहते हैं। और लेकिन जब ये शेक्सपियर जब लिखने लगा इसको, तो शेक्सपियर ने डेलिबरेटली इसमें कुछ चेंज लाया। इसने क्या किया कि 154 सोनेट का मॉडल ही एक अलग दे दिया, और वो मॉडल था शेक्सपियरियन सोनेट का, जिसमें कि 3 क्वार्टेंट्स फॉलोड बाय ए कॉपलेट था। क्वार्टेंट का मतलब होता है 4 लाइन। 4 लाइन का एक होता था, एक पारा समझिए, और वो 3 पारा यानी हो गया 4 12 लाइन, और 2 मतलब कॉपलेट, 2 लाइन लास्ट में। तो 4 12 2 14 14 लाइन्स की छोटी कविता सोनेट कहलाई। और ये इंग्लिश सोनेट कहलाया जो 3 क्वार्टेंट्स और एक कॉपलेट के साथ, जिसमें कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 154 में से ही निकाल करके 116 यानी कि 116वीं कविता सोनेट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग शेक्सपियर का। थोड़ी और जानकारी लीजिए शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि शेक्सपियर जाना और ये नहीं जाना तो जिंदगी बेकार। तो हिज ग्रेट ट्रेजेडीज, यहाँ मैं बता दूं कि दुनिया के सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज का रिकॉग्निशन मिला वो था शेक्सपियर का ये 4 ट्रेजेडी। और ये चारों ट्रेजेडी जो था ये सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी माना जाता है। एक था हेमलेट, दूसरा था ओथेलो, तीसरा था किंग लियर, चौथा था मैकबेथ। ये वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट 4 ट्रेजेडीज। चलिए तो अब बताएं कि ये आते हैं अब कविता पर। ये अबाउट द पोएट हमने बताया आपको, कवि के बारे में बताया। अब बता रहे हैं आपको एक कविता जो कि इंग्लिश ऑनर्स में भी पार्ट 1 में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है और प्रेस्क्राइब्ड है, उसके सिलेबस में है, और इंटरमीडिएट बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल में भी है, यानी BSEB। तो जिसमें कि 11 और 12 की पढ़ाई में 11 क्लास में ये मैरिज ऑफ ट्रू माइंड आपके कोर्स में है। ठीक है, तो इंटर में के लिए वाले के लिए यूजफुल हो गया, डिग्री वाले के लिए भी हो गया, और अंग्रेजी के प्रेमियों के लिए हो गया, क्योंकि ये उसका मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में से ये है। तो मैं बता दूं कि मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो था इसका दूसरा शीर्षक ट्रू लव के रूप में है।
कहीं ट्रू लव है, कहीं मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है। ये दोनों टाइटल से इसको जानते हैं। और इसके रचयिता कौन है, कवि कौन है, तो विलियम शेक्सपियर। अब जरा कविता को देखें हम लोग कि कविता में क्या है। कविता में ये बहुत बताए 14 लाइन की कविता है। मैं इसको पढ़ जाऊं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. ये क्वार्टेन, फर्स्ट क्वार्टेन है, चार लाइन ये हुआ। और फिर आपको मैं आगे भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि आगे देखेंगे दूसरा क्वार्टेन है। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest. Oh no, that it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never second, and it is the star to every wandering bark, whose worth is unknown although his height be taken. और थर्ड क्वार्टेन है आपका, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया और ये ऊपर वाला फर्स्ट था। इसमें देखते हैं कि लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, लव अल्टर्स नॉट विद द वेरी पावर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। ये थर्ड क्वार्टेन है। अब ये दोनों कॉपलेट है, इसको कॉपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपलेट। If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. तो यही है इसकी कविता। तो अब ये आपका टेक्स्ट हो गया, टेक्सचुअल नॉलेज आपको हो गया। अब आगे चलते हैं फिर से हम आपके फर्स्ट क्वार्टेन में, जहाँ की हम ये आपको बताएंगे कि फर्स्ट क्वार्टेन में कवि क्या कहते हैं। तो ये वीडियो लंबा है, आप घबराएंगे नहीं। शेक्सपियर की जानकारी आपने ली है और आपने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय पर हैं, जिस समय कि आप शेक्सपियर के बारे में जान रहे हैं और जान रहे हैं कि आप तो कि आप ये भी जान रहे हैं कि शेक्सपियर का सबसे जो बढ़िया कविता है वो कितने सबसे अच्छी कविता आप जानने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड फेमस है और बहुत पॉपुलर। तो चलिए अब देखते हैं पहला चीज कि फर्स्ट क्वार्टर में कवि क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट, इसको पूरा से बढ़िया देखिए तो लेट मी नॉट एडमिट, ये इतना सा ही बोलिए आप तो अच्छा है। लेट मी नॉट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव फोर्स के साथ ये कविता शुरू हो रही है, जिसमें कवि ये कहना चाहता है कि मुझे एडमिट नहीं करने दो कि मैरिज इम्पेडिमेंट, क्या नहीं करने दो, तो इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, सेटबैक, ड्रॉबैक, यानी कि अवरोध, यानी कि कोई रुकावट। टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, अगर कोई मैरिज हो रहा है किसका? ट्रू माइंड्स का, तो उसमें कोई भी अवरोध न मुझे स्वीकार करने दो या मानने दो। कहने का मतलब अगर कोई सच्चे माइंड का मैरिज, यहाँ मैरिज का मतलब होता है यूनियन, यूनियन से मतलब हुआ मेल, और ट्रू माइंड्स मतलब कि सच्चे दिलो दिमाग का, यानी कि ट्रू लवर्स का यूनियन अगर हो रहा है तो उसमें कोई भी व्यवधान को मैं स्वीकार करना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहता हूँ? इसके पीछे बात है कि अगर वो सच्चा प्रेम होगा तो उसमें कोई भी रुकावट नहीं बन सकती। इसीलिए कवि तुरंत ये कहते हैं कि लव इज नॉट लव
प्रेम प्रेम नहीं है। विच अल्टर्स, जो बदल जाता है, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, उस प्रेम को प्रेम नहीं कहेंगे हम। विच अल्टर्स, जो बदल जाता है, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, जब इसके अल्ट्रेशन होने की अवस्था आती है, परिस्थिति आती है, वो अगर मिलता है उसको तो फट से बदल जाए, तो ऐसे बदलने वाले प्रेम को हम प्रेम नहीं कहेंगे। मैं आपको रिमाइंड कराऊं, ज़्यादातर लोग लवर समझते हैं कि यहाँ प्रेमी प्रेमिका की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ, लोग कह देते हैं कि प्रेमी प्रेम नहीं, जहाँ जहाँ भी प्रेम है, आइदर देयर इज लव बिटवीन मैन एंड मैन, मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, ओल्ड एंड यंग, कुछ भी हो सकता है, पुअर एंड रिच, तो कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप अपने माता पिता, अब अगर आप मैन टू मैन हैं, आप माता पिता से भी उतना ही प्रेम करते हैं, भाई बहन में भी उतना ही प्रेम होता है, माँ बेटा में भी प्रेम होता है, तो प्रेम जहाँ भी होगा, अगर सच्चा प्रेम होगा तो उसमें कोई भी बदलाव की परिस्थिति उसको बदल नहीं सकता, यही कवि का कहना है। ठीक है। और बैंड्स, और इसको एग्जाम्पल से सपोर्ट करता है कि वो झुक भी नहीं सकता, विथ द रिमूवर टू रिमूव, वो मिट भी नहीं सकता है। अगर मिटने की अवस्था आ जाए तो वो मिट नहीं सकता, झुकने की अवस्था आ जाए झुक नहीं सकता, बदलने की आवश्यकता आ जाए वो बदल नहीं सकता। ऐसा अगर प्रेम है तभी वो सच्चा प्रेम है। तो अगर ये सीधी सीधी बात हो गया, दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू डिफाइन लव, व्हाट एक्चुअली इज लव एंड व्हाट इज द आइडियल फॉर्म ऑफ लव। अगर कहीं प्रेम है तो प्रेम का आदर्श रूप क्या है? आदर्श रूप यही है जो इसमें 4 पंक्तियों में कवि ने बढ़िया से समझा दिया है। आप और भी व्याख्याएं पढ़े होंगे, लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी लिटरल एंड वेरी एप्ट एंड सुटेबल, क्योंकि कवि साफ साफ कहते हैं कि इसमें किसी भी तरह का व्यवधान हो ही नहीं सकता अगर सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम नहीं है तो कुछ भी व्यवधान बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप अभी अपने माँ बाप को बड़ी प्यार करते हैं और आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, जब आप बड़े होंगे, आप लोगों की शादियां हो जाएंगी, तो आप लोग के बाल बच्चे जो हैं केस करेंगे आपके पिताजी पर, हाँ, नाना की संपत्ति पर, दादा की संपत्ति पर, ये सब होने लगता है। हाँ, भाई बहन पर केस कर देता है, मुकदमा कर देता है, सब प्रेम हवा हो जाती है। बड़ा अजीब बात है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि भैया वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है क्योंकि वो मिट गया, वो प्रेम वो नहीं है क्योंकि वो बदल गया, वो प्रेम प्रेम नहीं है क्योंकि वो झुक गया। विथ दी एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्ल्डली फोर्स है, दुनियादारी में जो भी बातें आती है उसमें, उसके कारण अगर कोई बदल जाता है, दैट इज नॉट इन लव। चलिए नेक्स्ट टू इट, आगे बढ़ते हैं कि कवि आगे क्या कहते हैं। ओ नो, फिर यह है क्या? तो नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये फिर कहते हैं नहीं नहीं, तो फिर क्या है? इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। कोई भी चिन्ह, जैसे मैंने ये डॉट लगा दिया, ये चिन्ह ये स्थिर है, ये कितना स्थिर, ये हिलता डुलता नहीं है, ये हमेशा जब रहेगा इसी हालत में रहेगा। अगर सच्चा प्रेम होगा तो वो भी इसी तरह से एकदम स्थिर रहेगा। उसी तरह से चिन्ह, कोई भी चिन्ह हो, उस तरह की चिन्ह जो स्थिर रहने वाला हो, हमेशा स्थिर रहने वाला हो, उस तरह की चीज को ही हम प्रेम कहते हैं, सच्चा प्रेम कहते हैं। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है समुद्री आंधी, टॉर्नेडो होता है, और ढेरी अंग्रेजी होता है आंधी का, स्टॉर्म होता है, अभी तो मैं भूल रहा हूँ, हमने आंधी की भी बहुत सारी अंग्रेजी स्टॉक किए थे, 5-6, साइक्लोन को भी आंधी कहते हैं। ये समुद्री आंधी में, समुद्री आंधी का उदाहरण देने का कुछ कारण है, क्योंकि कभी इस जगह वहाँ जा कर के पहुँचते हैं जब वो नदी और क्या कहते हैं पानी से रिलेटेड कोई उदाहरण देते हैं, तो उसका एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स होता है, वो खास तरह के मेटाफोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, कि आंधी में भी दिखाई पड़ता है। कौन? तो आंधी में एक लाइट हाउस होता है, देखे होंगे आप, जो पहले लोग जहाज वगैरह चलता था, या अभी भी जाएंगे आप गंगा नदी वगैरह में, जो क्या कहते हैं फेरी वाला सर्विस होता है, लंच सर्विस होता है, तो पानी का जहाज का जो सर्विस होता है, उसमें बीच बीच में लाइट हाउस बना दिया जाता है ताकि वो
एक सिग्नल दे है कि आप समझ लें कि आपको गो दिस वे, ऐसे जाएं, तो वो उसमें भी दिखाई पड़ता है। यानी आगे देखिए इतना स्थिर रहता है। एंड इज नेवर सेकंड, ये हिलता डुलता नहीं है, इट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, ये हिलता डुलता नहीं है। ऐसा होता है सच्चा प्रेम। इट इज द स्टार, ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए स्टार। आगे कहता है ये तो वो स्टार की तरह है। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जो किसी भी भटकते हुए क्या कहते हैं नाव या भटकते हुए शिप को इशारा करता है, जैसे कि पोलर स्टार, वो हमेशा उत्तर में रहता है। यहाँ एक दे रहा है लाइट हाउस का एग्जाम्पल दे रहा है, एक पोलर स्टार का एग्जाम्पल दे रहा है कि वो इस तरह का स्थिर रहने वाला चीज है, क्योंकि वो बदलेगा तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, सब हचपच हो जाएगा। इसलिए सच्चा प्रेम जो है वो तारे की तरह स्थिर है और लाइट हाउस की तरह स्थिर है, और वो किसी भी आंधी में भी, समुद्री आंधी भी उठेगी तो वो दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो इसमें ये कह रहे हैं कि हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, इसका कीमत तो बिल्कुल अज्ञात है, कोई नहीं जानता कि इसकी क्या कीमत है। आप सच्चे प्रेम को कीमत से नहीं आंक सकते। उसी तरह से आप इतना कह सकते हैं कि इस प्रेम की ऊंचाई क्या है। ये उदाहरण भी देते हैं, ये ऐसे ढेरों मिसाल देते हैं, ऐसे ढेरों उदाहरण देते हैं, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल से देते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे रोमियो जूलियट, आप सुने होंगे लैला मजनू, शिरी फरहाद, ये सब बहुत ऐसे एग्जाम्पलरी या लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो सच्चे प्रेम का एग्जाम्पल बन करके आज भी समाज में स्थिर है। तो कहने का मतलब जो नहीं डुला हिला डुला, उसी तरह से वो यही कह रहे हैं कि जो सच्चा प्रेम होगा वो स्थिर चिन्ह की तरह हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हम ये जो दुनिया में, इस दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस आते हैं जिससे लोग कभी कभी बदल जाते हैं। आज आपका दोस्त या आपका भाई बहन से बड़ा प्रेम है, कल संपत्ति का विवाद होगा, भाई भाई में झगड़ा होगा, तो वो सच्चा प्रेम कहाँ रहा। इसीलिए वो सच्चा प्रेम के बारे में कभी एकदम बढ़िया से समझा देना चाहता है कि भैया जो नहीं बदले वही सच्चा प्रेम। अब देखिए एक अनदर एग्जाम्पल से सपोर्ट कर रहा है, लव इज नॉट टाइम्स फुल। यहाँ देखिएगा ध्यान से, टी इज यूज्ड इन कैपिटल लेटर, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब व्हेन टाइम इज मेड ए पर्सन, एक व्यक्ति की तरफ ट्रीट किया जाता है। इट लव वो चीज है जो समय जिसका मूर्ख नहीं है, यानी कि टाइम कैनॉट बी फुल टाइम लव, वो समय को ये ताकत नहीं कि वो प्रेम को मूर्ख बना दे। क्या सेंस है आगे देखिए। जैसे दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, आप देखते होंगे बच्चों का ओठ बड़ा गुलाबी होता है, उसके गाल बड़े गुलाबी होते हैं। तो ये गुलाबी गाल या गुलाबी ओठ आज किसी लड़की का हो सकता है, किसी बच्चे का हो सकता है, बड़ा खूबसूरत है। क्या ये बुढ़ापे तक रहेगा? नहीं रहेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, यहाँ क्या कर रहा है, विद इन मैंने के भीतर, बेंडिंग मतलब होता है झुका हुआ, सिकल मतलब होता है हंसुआ, जैसे ऐसा होता है, जैसे हंसुआ हम लोग कहते हैं ना, ऐसे ये हो, इसी के बीच में कौन आ रहा है, ये समय के दायरे में आ सकता है। किसी का गुलाबी ओठ, किसी का गुलाबी गाल, उसको समय असर कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्रेम को प्रभावित नहीं कर सकता। कंपास का मतलब ये घेरा, कम मतलब उसके दायरे के अंदर आना। तो कौन सब चीज़, ये सब चीज़ें जो फिजिकल ब्यूटीज है वो इसके भीतर आ सकता है, हाँ, लेकिन इसके प्रेम को वो नहीं ला सकता, प्रेम उसके अंदर नहीं जा सकता। अगला एग्जाम्पल देता है, लव अल्टर्स, प्रेम नहीं बदलता है, विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। अगर आज प्रेम है, कल अगर ये बदल जाए, घंटा बाद बदल जाए, तो वो सच्चा प्रेम है? नहीं है। अगर ये सप्ताह में बदल जाए, महीनों में बदल जाए, साल में बदल जाए, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। यानी कि समय की गति के साथ अगर कुछ बदल जाता है तो और सब चीज बदल सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं बदलेगा। आगे कहता है, बट इट बियर्स इट टू आउट, बियर आउट मतलब होता है इसको लेके जाना, इवन टू द एज ऑफ डूम, डूम मतलब होता है कयामत के पल, यानी कि वो लम्हा जब कयामत आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो वहाँ तक जब तक
आप जिंदा हैं वहां तक ये सच्चा प्रेम रहेगा। यानी कि कितना इम्फेटिक बना रहा है, कितना जोर डाल करके कवि कह रहा है कि सच्चा प्रेम होगा तो कयामत के दिन तक ये जिंदा रहेगा और अपने उसी अवस्था में रहेगा, न हिलेगा, न डुलेगा, न टूटेगा, न झुकेगा, कुछ नहीं होगा। और अंत में कवि तब लास्ट में थोड़ा सा और फ्यूरियस होकर के क्या समझाना चाहता है ये देखिए, और कि इफ दिस बी एरर, अगर ये गलत है, अगर ये गलत हो जाता है, मैं जो कह रहा हूँ, कवि जो कह रहे हैं, अगर ये गलत हो जाता है, या फिर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर मुझे ये साबित कर दो मुझ पर कि हमने जो कहा है वो गलत कहा है, तो आई वुड नेवर राइट, मैं कभी नहीं लिखूंगा, एंड आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं लिखी है ऐसी कविता, नॉर नो मैन एवर लव, न किसी ने किसी से प्यार किया होगा, न करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो जब सच्चा प्रेम आपको पता चल जाए कि ये झूठा प्रेम है तो प्रेम होगा ही नहीं, होगा प्रेम? हो नहीं सकता है। आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये दोस्त जो है ये दुष्ट है, हरामी है, उससे प्रेम हो ही नहीं सकता। आपको ये पता चले कि आपकी प्रेमिका दुष्ट है, हाँ, हरामी नहीं कहेंगे, तो फिर आप उससे प्रेम नहीं होगा। तो कहने का मतलब कभी बड़ा इम्फेटिक वे में कंक्लूड करके ये कहना चाहता है इस कॉपलेट में कि भाई अगर ये बात गलत है, मैंने जो कहा है अगर ये साबित कर दो तो मैंने न लिखी है कविता, न लिखूंगा, और न कोई प्रेम करेगा। ठीक है, अब वंस थोड़ा सा आपका और समय लेता हूं मैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है मैं ये बता दूं कि ये क्या चीज़ है। इसको सोनेट कहते हैं। 116वां सोनेट आप याद रखेंगे, दिस इज द 116th सोनेट ऑफ शेक्सपियर सीरीज ऑफ सोनेट्स, उसमें है। आप इसमें थोड़ी सी बात जान रहे हैं, ये सोनेट है तो सोनेट में आप 14 लाइन की कविता हो गई, 14 लाइन की कविता हो गई, तो इसमें क्या हो गया, 3 क्वार्ट्रेंस हो गया। क्वार्ट्रेंस इसका स्पेलिंग ऐसे होता है, और इसमें एक होता है कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब होता है कि कॉपल मतलब जोड़ा, और कॉपलेट मतलब जोड़े वाला, 2 पंक्तियों वाला जोड़ा, कॉपलेट। तो इसमें ये देखेंगे। अब इसी के साथ इसमें ये भी देखेंगे कि इसका राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम, इसकी जो राइम की योजना है, तुकबंदी की योजना है, वो कैसी है। तो आप ध्यान से देखिए, ए बी अल्टरनेट राइम से, ए यहाँ राइम करता है, बी यहाँ राइम करता है। उसी तरह से आप देखेंगे आगे कि इसमें भी है, वहाँ ए बी हमने कहा है, यहाँ देखिए आप सी, और यहाँ देखिए डी। इसी तरह से आप आगे और बढ़िए, तो हमने यहाँ कहा है ई एफ, इस तरह से। हम असल में इसको क्या कहेंगे, और लास्ट में जी, यानी कि दोनों राइम कर रहा है, प्रूव्ड लव्ड। अब आप फिर एक बार ऊपर चलिए, अब यहाँ देखिए आप कि हमने कहा आपको कि माइंड्स है, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए एस, यहाँ जो कम्बिनेशन वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड है उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ माइंड्स है तो यहाँ फाइंड्स है, यहाँ लव है तो रिमूव है, यानी कि आप ये साउंड को आप मैच कर रहे हैं। माइंड मैच कर रहा है फाइंड से, लव कर रहा है रिमूव से। उसी तरह से आप अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे इसमें ये ए बी कहे इसको, यहाँ देखिए आप मार्क है, यहाँ बार्क है, यहाँ सेकंड है, यहाँ टेकन है। तो इसी तरह से देखें आप, चिक्स है तो वीक्स है, यहाँ कम है तो डूम है। तो यानी कि देखिए इसी तरह का अल्टरनेट राइम्स है, और लास्ट में हमने जी का है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कविता जो है ए बी सी डी और ई एफ और लास्ट में जी। इस तरह से ये बराबर 14 लाइन्स है। ठीक है, इसी अवस्था में ये है। आज इतना ही, अगले दिन हम इसका नोट्स पढ़ाएंगे। अगर आप इसका पार्ट 2 जानना चाहें तो आप जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट कि लिटरेचर की दुनिया में आप एक बहुत इम्पोर्टेंट कविता पढ़े हैं और एक इम्पोर्टेंट कवि को जाना है। थैंक यू वेरी मच।